साल 2025 एक ऐसा साल जब कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। पहली बार, जी हां, पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज G20 समिट के लिए अफ्रीका में इकट्ठा हुईं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर था या फिर हम सच में ग्लोबल पावर में एक बहुत बड़े शिफ्ट की शुरुआत देख रहे हैं। आइए जोहानिसबर्ग G20 की इसी कहानी को समझते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस एक बात की अहमियत को कम नहीं आंकना चाहिए। G20 समिट, और वो भी पहली बार अफ्रीकी जमीन पर, यह सिर्फ एक लोकेशन का बदलना नहीं था। नहीं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। एक बयान कि दुनिया में बातचीत का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अब शिफ्ट हो रहा है। तो असली सवाल यही है, क्या ये बस खूबसूरत नज़ारों के बीच एक और हाई प्रोफाइल मीटिंग थी या फिर हम वाकई एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनते हुए देख रहे थे? एक ऐसा ऑर्डर जिसमें ग्लोबल साउथ की आवाज को आखिरकार वो जगह मिल रही है जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। अब इस समिट के एजेंडा पर आते हैं। इसका पूरा फोकस 3 बहुत ही पावरफुल शब्दों पर था: सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। एकजुटता, समानता और स्थिरता। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं टॉकिंग पॉइंट्स नहीं थे। नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों से मिलकर लड़ने के लिए एक कॉल टू एक्शन था। तो लीडर्स ने 3 ऐसे संकटों पर फोकस किया जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, क्लाइमेट क्राइसिस, जिसका सबसे बुरा असर गरीबों पर पड़ता है। दूसरा, एक अस्थिर ग्लोबल इकोनॉमी जो बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देती है। और तीसरा, वो डिजिटल डिवाइड, मतलब डिजिटल खाई, जो अमीर और गरीब के बीच की असमानता को और भी ज्यादा बढ़ाने का खतरा रखती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट की। यहां पर जो बातचीत हुई ना, वो सिर्फ कार्बन एमिशंस कम करने तक ही सीमित नहीं थी। असली सवाल ये था कि एक ग्रीनर प्लैनेट को फंड कौन करेगा, पैसा कहां से आएगा, और ये कैसे पक्का किया जाएगा कि क्लीन एनर्जी की तरफ जब हम बढ़ें तो इस बदलाव में कोई पीछे ना छूट जाए। ये जो सोच है ना, यही पूरे समिट की भावना थी। मतलब साफ शब्दों में कहें तो असली तरक्की तभी होगी जब हर देश को, हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलेगा, खासकर जब बात क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौती से लड़ने की हो। सीधी सी बात है, कोई भी अकेले इसमें कामयाब नहीं हो सकता। तो ठीक है, बातें तो हो गईं, लेकिन एक्शन क्या लिया गया? तो देखिए, G20 देशों ने अफ्रीका और एशिया में रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लाइमेट चेंज के असर को झेल सके, उसके लिए अरबों डॉलर्स देने का वादा किया। लक्ष्य क्या था? एक ऐसी हरित क्रांति लाना जो असमानता को भी साथ साथ खत्म करे। और देखिए, ये जो क्लाइमेट एक्शन के लिए पैसे का सवाल है ना, ये हमें सीधे दूसरे बड़े मुद्दे पर ले आता है, ग्लोबल इकोनॉमी। जरा सोचिए, कोई देश एक हरे भरे भविष्य में इन्वेस्ट कैसे कर सकता है जब वो पहले से ही कर्ज के भारी बोझ तले दबा हुआ हो? इस समिट में इस बढ़ते हुए संकट का सीधा सामना किया गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल साफ है। एक तरफ है डेवलपिंग कंट्रीज जो कर्ज और हाई इंटरेस्ट रेट्स के बोझ तले दबे जा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? G20 ने वादा किया कि वो उधार लेने की लागत को कम करने और एक ज्यादा स्टेबल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के लिए रिफॉर्म्स पर काम करेंगे, ताकि देशों को थोड़ी सांस लेने और असल में विकास करने की जगह मिल सके। और फिर आता है तीसरा और आखिरी मुद्दा, डिजिटल भविष्य का सवाल। यहां पर आइडिया बहुत सिंपल था, ये पक्का करना कि टेक्नोलॉजी अमीर और गरीब के बीच की खाई को भरे, उसे और चौड़ा ना करे, और ये भी कि इनोवेशन का फायदा सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक ही ना रह जाए, बल्कि सब तक पहुंचे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर एक बहुत जरूरी सहमति बनी। तय हुआ कि AI को एक ग्लोबल पब्लिक गुड की तरह डेवलप किया जाना चाहिए। मतलब ये सुरक्षित हो, ट्रांसपेरेंट हो और सभी देशों के लिए एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक हथियार बन जाए जिसे कुछ ताकतवर देश कंट्रोल करें। और आपको बताएं, इस पूरी बातचीत में भारत सबसे आगे था। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या DPI का कॉन्सेप्ट सामने रखा। अब ये DPI क्या है? इसे आप एक तरह का साझा डिजिटल हाईवे समझ सकते हैं, जैसे कि नेशनल डिजिटल ID या यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम्स, जो सभी के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलते हैं और साथ ही सरकार को भी ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। इतना ही नहीं, भारत ने अपना लाइफ मूवमेंट यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भी दुनिया के सामने रखा। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि सरकारों के बड़े फैसलों के साथ साथ हम सबकी पर्सनल लाइफस्टाइल चॉइसेस भी जरूरी हैं। ये दिखाता है कि क्लाइमेट एक्शन में हर कोई,
जी हाँ, हर कोई अपनी भूमिका निभा सकता है। तो सवाल यह है कि इन सारी बातचीत, इन सारी बहसों और वादों का आखिर नतीजा क्या निकला? इसका जवाब मिलता है जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन में, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो शायद G20 के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहा है। देखिए, इस डिक्लेरेशन ने 3 मेन पिलर्स पर जोर दिया। पहला, आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत सहयोग की बात की। दूसरा, इसने माना कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे पुराने पड़ चुके ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार की सख्त जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, इसने वर्ल्ड स्टेज पर अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की बढ़ती ताकत को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जानते हैं क्या? यूनाइटेड स्टेट्स इस समिट में था ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया। ये शायद इस बात का संकेत है कि अब ग्लोबल कोऑपरेशन सिर्फ एक या दो सुपर पावर्स पर निर्भर नहीं है। दुनिया सच में मल्टीपोलर हो रही है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे ग्लोबल पावर के सेंटर्स शिफ्ट हो रहे हैं, भविष्य को लीड कौन करेगा? क्या जोहान्सबर्ग एक नए, ज्यादा कोलैबोरेटिव और ज्यादा फेयर वर्ल्ड ऑर्डर की सुबह का प्रतीक था, या ये बस एक पल था जो गुजर जाएगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, सारी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं।